तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित। आप सबके सामने सेशन होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की, और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चंस उनको लेकर के एक कॉम्बो पैक प्रैक्टिस सेशन के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। और आपने अभी, अगर पहले तो स्वागत है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक और आगे शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं। आपके सामने इसी समय पर डेली क्लास होता है। पहला प्रश्न विदाउट डिले आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके चलूंगा स्टार्टिंग से, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में क्या अंतर है? दोनों में आपको बताना है। 29,503 के में 5 का स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान। तो देखो, स्थानीय मान जो होता है वो प्लेस पर डिपेंड करता है, प्लेस वैल्यू होती है, यानी हर एक स्थान पर किसी वैल्यू का मान बदलता है। लेकिन अगर हम अंकित मान की बात करें, जातीय मान की बात करें, व्यक्तिगत मान की बात करें, निजी मान की बात करें, इंडिविजुअल वैल्यू की बात करें, वो सब क्या है, उसका फिक्स वैल्यू है। वो किसी भी प्लेस पर जाए वो नहीं बदलेगा, तो साथ हमेशा साथ ही रहेगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं 5 के स्थानीय मान की, तो ये कितना होगा? आपने कहा 5 गुना 100, ये तो हो गया 500। और ये 7 चाहे यहां पर आए चाहे यहां पर आए, किसी जगह भी प्लेस पर ये 7 आ जाए, क्योंकि जातीय मान पूछा है, अंकित मान पूछा है, तो ये 7 ही रहेगा। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 493। राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। राइट ऑप्शन बी, 430 नहीं होगा। 70 नहीं घटाना है, ये हम गड़बड़ कर देते हैं। ये 7 जो है इसका जातीय मान है, 70 इसका स्थानीय मान है। अगर आप 70 घटाएंगे तो 430 मिलेगा, जब वो दोनों स्थानीय मान पूछेगा। आपसे क्या पूछा गया है? अंकित मान, जातीय मान पूछा है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। 6/5 में कितने 1/10 है? हाउ मेनी 1/10 आर देयर इन 6/5? ये आपको बताना है। तो ये सवाल बड़ा इजी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 20 रुपए के नोट में कितने 5 रुपए के नोट होंगे, तो आप सिंपल कर देंगे। 20 रुपए की नोट में कितने 5 रुपए के नोट होंगे? तो 20 में 5 का डिवाइड कर देंगे, 4। तो सबने कहा 4 नोट होंगे। कैसे किया? 20 रुपए में आपने 5 का डिवाइड कर दिया। तो सेम सिचुएशन क्या होगा? सेम सिचुएशन यहां पर भी होगा कि 6/5 में आप डिवाइड कर दो 1/10 का, और डिवाइड अगली बार मल्टीप्लाई में बदल जाएगा जब आप इसकी गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। राइट ऑप्शन क्या होगा? 12। ऑप्शन नंबर सी। इजी सवाल है। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, पेडागोगी भी आएगी, कंटेंट भी होगा, दोनों चीजों को मिक्सअप मैं आपको यूट्यूब पर लेकर चल रहा हूं। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट वेरिएशन, यानी फ्रैक्शन यू कैन से। तो देखो, यहां पर सवाल करने के दो तरीके हैं। मैंने आपको दो तरीके, हालांकि तीन तरीके से आप करते हैं। एक एलसीएम मेथड यूज करते हैं। जब भी भिन्न छोटी बड़ी ढूंढनी हो तो आप एलसीएम मेथड को यूज ना करें, या तो आप डिवीजन मेथड को यूज करें या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को यूज करें। मैं दोनों बता देता हूं। अगर हम डिवीजन मेथड को यूज करते हैं तो जब 9 में 7 का डिवाइड किया तो 7 एकम 7 बचे 2, और 7 दूनी 14 बचे 6, और 7 अट्ठे 56, 1.28। इसमें डिवाइड करें तो 1.333, इसमें डिवाइड करें तो 1.5, इसमें डिवाइड करें तो 0.8, है ना? यही होंगे ना। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? 1.5। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, दैट इज 1.5 सबसे बड़ी वैल्यू। ये तो डिवीजन मेथड था। अगर आप डिवीजन मेथड के अलावा क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? देखो, 9/7, 4/3, 3/2 और 5/6। तो मैं दो दो के जोड़े बना लेता हूँ। इन दोनों में देखता हूँ कौन सी बड़ी है, इन दोनों में कौन सी बड़ी है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसे। 9 की मल्टीप्लाई 3 में 9 है 27, और 7 चौके 28। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 27 बड़ा है कि 28 बड़ा है? आपने कहा सर 28 बड़ा है। तो इन दोनों में ये वाली भिन्न बड़ी है, जिसके नीचे जो बड़ा है। इसमें देखें, 6 18 और 5 दूनी 10। तो 18 बड़ा है कि 10? आपने कहा 18, यानी 3/2 इन दोनों में बड़ी है। अब इन दोनों में मैच कर लो कौन सी बड़ी है। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 बड़ा है ना, तो यानी 3/2 सबसे बड़ी है। तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है जिन लोगों को दशमलव में भाग करने में समस्या होती है। तो इजीली कैलकुलेशन के साथ आप सवाल को आसानी से कर लेते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, डिवीजन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। एक और सवाल, क्वेश्चन है
301 0301 को 43 से भाग करने पर भागफल क्या है? 30,10,301 में 43 से भाग करने पर क्या भागफल आएगा, यानी कोशेंट क्या होगा? तो देखो बहुत सिंपल है ना। तो 301 अगर इसमें मैं डिवाइड करता हूं कितने का, 43 का, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 21, 7 चौक 28, 2 30, कट गया। आपने ऊपर से जीरो कॉपी किया तो जीरो तो जाता नहीं, ना जाने का जीरो। आपने 3 लिया फिर भी नहीं जाता, आपने 0 लिया अब भी छोटा है, आपने 1 लिया तो फिर 7 बार चला गया। तो राइट ऑप्शन क्या है, 70007। राइट ऑप्शन क्या होगा, 2। देखो बहुत सिंपल सवाल है डिवीजन का, और आप सब लोग इसको गलत कर रहे हैं। गलत क्यों कर रहे हैं आप लोग? आयुष, गलती नहीं करनी है, ऐसे सवालों में भी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। 3010301 को 43 से भाग करने पर सिंपल थ्योरी है, इसीलिए इसको दिया गया है जिससे कि आप समझ पाए कि जीरो को कैसे कॉपी करते हैं, अगर वैल्यू छोटी हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 70007 करेक्ट आंसर है। गुड आफ्टरनून बीबा। एक और सवाल, 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 किसके बराबर है? 10 यूनिट्स प्लस 10 टेंस प्लस 10,000। ये आया हुआ सवाल है हमारे एग्जाम में। देखूंगा किस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं आप, आसानी से कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप पर इस सवाल को। तो देखते हैं जवाब क्या है, बहुत सिंपल है। देखो 10 इकाई, तो 10 इकाई है तो इकाई का मतलब 1, 10 दहाई है, दहाई का मतलब 10, और 10,000 है तो हजार का मतलब 1,000। कितना हुआ, ये हुआ 10, ये कितना हुआ, ये हुआ 100, ये कितना हुआ, ये हुआ 10,000। ऐसे तो हुआ। अब जोड़ दो, 0 1 1 0 1, तो 10,110 कहीं वैल्यू दिखी है आपको? तो आपने कहा बी क्यों हो जाएगा? अब गलत सवाल करते हैं। हाँ, सी को अपना आइडियल, बिल्कुल सही बात है। 10110 इज द राइट आंसर। आसान है ना। तो बिल्कुल इजी है, ऐसे सवाल जब मिल जाए ना तो बस इस वे से करेंगे तो आप कभी गलती नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन में, इट ऑलवेज बी करेक्ट। एक और, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना है? यानी 210 के अगर मैं फैक्टर देखूं, टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स, टोटल फैक्टर बताने हैं आपको, कि अगर मैं बात करूं 210 के टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स को सम करना है, तो सबसे पहला टास्क तो ये आता है कि 210 के फैक्टर कौन कौन से हैं। इसमें आपको सवाल जो मिलते हैं कई तरह के मिलते हैं। एक तो ये आता है कि कुल गुणनखंड कितने हैं, पहला सवाल। टोटल फैक्टर कितने होंगे, दूसरा आएगा योग कितना होगा उनका, तीसरा आएगा इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, और चौथा होगा प्राइम फैक्टर का सम कितना होगा। तो ये 4 सवाल इस तरह के सीटेट में पूछे जा सकते हैं, यूपीटेट में पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे इनके टोटल फैक्टर काउंट करें। देखो करने का तरीका तो ये भी आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये आपको बहुत टिपिकल होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले संख्या देखी 1 से कटेगा, तो 1 के साथ डिवाइड करेंगे 210 आएगा, 2 से भी कटेगा तो ये 105। तो इधर से हम स्टार्ट से करेंगे, बैक वाला हमें अपना आप मिल जाएगा। तो हम दो दो को एक साथ लेकर चलेंगे, 3 से करेंगे तो 70 आएगा। 4 से कटेगा क्या, आपने कहा 4 से तो नहीं कटेगा। तो 5 से कटेगा, आपने कहा बिल्कुल कटेगा। तो 5 से काटे तो कितना होगा, आपने कहा 42। 6 से कटेगा, कितने बार जाएगा, 6 से काटे तो 6 35। 7 से कटेगा, आपने कहा बिल्कुल कटेगा 30। 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, आपने कहा 9 से नहीं कटेगा। 10 से कटेगा, आपने कहा नहीं कटेगा। 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 12 से कटेगा, आपने कहा नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, आपने कहा 13 से काट के देख लो जी कटेगा तो नहीं कटेगा। 576, बहुत बढ़िया। तो आपको सिर्फ इधर से देखने, इधर के फैक्टर्स अपने आप निकलते चले जाएंगे। एक तरफ से देखना है आपको, दूसरे फैक्टर अपने आप आते चले जाएंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। 14 से देखें कटेगा, 14 15 से कट जाएगा ना, 15 चौके 60, 15 कम 15 6 21। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ही है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने एकदम। आयुष, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर वो सवाल पूछे कि टोटल कितने फैक्टर हैं, दैट इज 14। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 14। अब क्या करें, उसने बोला है सम, तो सम को जोड़ दो। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 14।
प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 42 प्लस 70 प्लस 105 और प्लस 210, यू विल गेट 576। तरीका नंबर 2। हाँ करूंगा आयुष, करूंगा, आऊंगा आऊंगा आऊंगा, डोंट वरी, अभी आऊंगा। इज इट क्लियर? तो आपने निकाला बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे बात करता कि ये पूछता प्राइम फैक्टर कितने, तो प्राइम फैक्टर को भी देख लेते कितने बनते हैं, इसको हटा दूं, इसको हटा दिया जाए। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? तो 210 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे? सीधा नंबर से डिवाइड करो। देखो दो एक प्राइम फैक्टर है, 105 बार जाएगा। अब 3 से काट दो उसको, 3 से काटे तो 35 बार जाएगा। आपने कहा 5 से काट दो तो 7 बार जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हुए? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, है ना? क्लियर है ना? ऐसे करोगे ना? आपने कहा ओके। तो अब यहां पर क्या करें? अगर वो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे तो इसका आंसर 4 है। इनका योग पूछे तो 7 5 12 3 15 और तो 17 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल बहुत सारे आपको मिलेंगे। अब क्या करें? जब हम बात करते हैं इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो हम सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 की पावर 1 है तो उसमें n+1 करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8, n+1। तो पावर 1 है ना, तो इसको मैं बढ़ा दिया, 2 की पावर 1 है ना, तो n+1, तो ये 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 8। एक पावर थी, 2 होती तो 2 जुड़ जाता। तो क्या हुआ? 3 चौक 12 छंग 72 में 8 की गुणा करें तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 7। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए किस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, वेरी गुड। एक और सवाल, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? इन हाउ मेनी डेज इज द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स? 4 10 15 या 2? देखते हैं जब। नहीं ऐसा नहीं है आयुष, पेपर 2 कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन्ड हो चुका है कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। ठीक है, चलो समझते हैं। तो यहां पर आपको मिला ABCD के, समझते हैं। तो इस सवाल को करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं जोड़ना है। उसने बोला 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो 6 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल सेकंड आ गए। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, नो नीड टू मल्टीप्लाई। आपने कहा 6 घंटे, 6 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, सबकी मल्टीप्लाई कर दी। उसने बोला दिनों में मिनटों की संख्या, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, ये तो है। एक दिन में 24 घंटे और 24 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो यही तो बोला, बस डिवाइड कर दो। तो 6 चौक 24, 4 15 और 60 से 60, राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए? दैट इज 15। तो 15 घंटों के बराबर है। राइट ऑप्शन क्या है? आया? क्या बात है, आएगा आएगा आएगा, सब कुछ मिलेगा। तो देखते हैं 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों मिनटों की संख्या के बराबर है? इन हाउ मेनी डेज इज द नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स? तो 4 10 15 बार, तो राइट ऑप्शन क्या था? तो विदाउट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन क्या है? 50, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल फिर आपके स्क्रीन पर, आज तेजी से सवाल करा रहा हूं आप लोगों को, जिससे कि अब पाई है, पाई इज एक विषम भिन्न है, एक सम भिन्न है, एक अभाज्य संख्या है, एक संख्या है। एन ऑड फ्रैक्शन, एन इवन फ्रैक्शन, ए प्राइम नंबर और एन इरेशनल नंबर। क्या है पाई? देखते हैं आपका जवाब क्या आता है भाई। लेट्स सी, अंडरस्टैंड द टास्क एंड कंक्लूड द वैल्यू। क्या मिलता है आपका जवाब? जी, तो पाई मैंने पढ़ा है, पाई को तो पता है ना कि पाई किसी की समझ में ना आई, और पाई में अशांत दशमलव होता है जिसको आप नो पैटर्न, पैटर्न नहीं होता है। तो याद है ना कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, सबको पता है, क्योंकि पाई का वैल्यू लगभग बराबर होता है 22/7 के। एक्यूरेट 22/7 के बराबर नहीं होता, क्योंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया, आसान सवाल है आज तो। क्वेश्चन एक और, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 2005 ग्राम बराबर 2.005 किलोग्राम, किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई
45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बराबर है उस घन के जिसका आयतन, घन के आयतन की जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। तो बताइए आंसर क्या होगा। 10 का शतांश 0.1 है, 55 लीटर 55 मिलीलीटर बराबर 55.55 लीटर होता है, ये आपको बताना है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों को। जी सी। हाँ विवेक, सही कहा आपने, एकदम एकदम एक्यूरेट विवेक, आप सही समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो देखते हैं सही जवाब क्या है। तो राइट ऑप्शन मिल रहा है सी, क्योंकि सबसे बड़ा यही है सी। चलो समझा देते हैं, इसका सही जवाब सी नहीं है, सब लोग गलत जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। राइट ऑप्शन है डी, इट्स डी। समझो, देखो 2005 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है, सिंपल थ्योरी थी। तो 2005 में अगर आप 1000 का डिवाइड कर दें, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो यही तो मिलेगा 2.005। सही तो लिखा है, पहला तो सही था। दूसरे की बात करते हैं। किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई, अब तो घनाभ है, उसकी लंबाई कितनी 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम कितना हुआ, आपने कहा 15 चौके 60 और ये हो गया 600, 45 में 600 गुणा कर दिया आपने, जीरो जीरो, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। और बराबर उस घन की जिसकी भुजा 3 मीटर की है। अब घन का क्या होता है ए क्यूब, क्योंकि ये 0.3 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 की गुणा करोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया। 30 सेंटीमीटर का क्यूब कर दो, कितना आएगा 27, यही तो आ जाएगा। दोनों बराबर है। कुछ टेक्निकल इशू था, इस वजह से स्टार्ट ही नहीं हो पाया था एग्जाम। ओके, बात समझ में आई। अब देखो 10 का शतांश, शतांश मीन 1/100, तो 10 गुणा 1/100, इसका मतलब ये है, तो यही तो आएगा 0.1, ये भी सही लिखा है। चौथा क्या था, 55 लीटर 55 मिलीलीटर। देखो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 55 लीटर और 55 मिलीलीटर की बात करोगे तो ये कितना होता है 55 लीटर, और 55 मिलीलीटर में 0.5 होना चाहिए, क्योंकि 55 में जब आप 1000 का डिवाइड करोगे इट विल गिव यू 0.55। ये गलत, ये तो 550 लीटर लिखा है, आधा लीटर हो गया, तो ये गलत लिखा था। सही क्या था, ये वाला होना चाहिए तो सही होता। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, देखूंगा 10वां प्रश्न आप किस तरह से इसका जवाब देते हैं। 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है, द नंबर ऑफ डिग्री इन 2 and 2/3 एंगल इज व्हाट। तो देखो समकोण जानते हैं आप सब लोग, राइट एंगल सब जानते हैं, इसका मान कितना होता है 90 डिग्री होता है, एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं। ओके, तो देखते हैं जब एक एंगल में, राइट एंगल में 90 डिग्री होते दो, तो दो समकोण में कितना हुआ, आपने 90 की गुणा कर दी 180 डिग्री, और 2/3 कितना हो गया 90 का 2/3, 2/3, दैट इज 60। दोनों को जोड़ दें 240 डिग्री, राइट ऑप्शन ए। तेजी तेजी से करते रहो सवालों को, जिससे कि आप लोगों के पास आज फास्ट एंड फ्यूरियस में बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को सवाल भी सॉल्व करा रहा हूं और आपके आंसर भी ले रहा हूं, तो तेजी से समझेंगे, जिससे कि हम 30 प्रश्नों को आज पूरा कर लें। और राइट ऑप्शन आपका ए मिला है, बहुत ही खूबसूरत जवाब है। एक और सवाल, एक संतरे का मूल्य 5 रुपए 50 पैसे तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए है, तो 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य कितना है। द वैल्यू ऑफ एन ऑरेंज इज 5.50 rupees and 1 kg of apple is rupees 80. So the total value of 1.5 dozen oranges and 1 kg of apple is what? तो सब सिंपल थ्योरी है, जब संतरे का मूल्य 5 रुपए 50 पैसा है, उसने कितने संतरे लिए 1.5 दर्जन, तो 1.5 दर्जन का मतलब कितना होता है 1.5, 1 दर्जन में 12, आधे दर्जन में 6, तो उसने कुल मिलाकर 18 संतरे लिए। 18 संतरे लिए, एक संतरे का कॉस्ट था 5 रुपए 50 पैसा, तो 18 पंजे 90 और 9 तो 99 रुपीज के तो ऑरेंजेस हो गए। हाँ जी, उसने बोला सेब कितने थे 1 किलो, और यानी उसने लिया 1 kg प्लस 3/4 kg यानी 1/4 किलो, ऐसे सेब लिया, तो 1 किलो कितने का 80 का, तो 1/4 किलो कितना का हो गया, आपने कहा 60 का। भाई 80 गुणा 3/4 करोगे तो 60 ही आएगा ना। तो सेब कितने के हुए 140 रुपए के, तो सेब हुआ 140 रुपए का,
संतरा हुआ 99 रुपए का, टोटल करें कितना हुआ, तो 140 का एप्पल, 99 का संतरा, 9, 3 और 239 रुपए। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, जो आपने बहुत अच्छे से दे दिया है जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर आप लोगों के इस तरह से मिलेंगे तो बात बनेगी और आपके सवाल जरूर अच्छे अच्छे हो जाएंगे। एक और सवाल देखते हैं और देखते हैं बाकी आपके सामने इसका क्या उत्तर आता है। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय कितना था? ए ट्रेन फ्रॉम हैदराबाद departed at 13:15 on Friday and reached Bangalore at 7:30 on Saturday. Time was in travel is what? तो देखते हैं जवाब। सिंपल थ्योरी है, देखो अगर वो रेलगाड़ी शुक्रवार को चली फ्राइडे को, कितने बजे? 13:15। तो भाई फ्राइडे की नाइट को, क्योंकि रेलवे का टाइम है 24 बजे होंगे, और अब सैटरडे शुरू हो गया और सैटरडे में कब पहुंची? 7:30 पर पहुंची। तो मतलब यहां से यहां तक कितना टाइम लगा और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, दोनों को जोड़ना तो है। तो फ्राइडे में टोटल कितनी चली वो? आपने कहा 24 से निकालें 13:15, तो भाई यहां से लिए 60, 45 सेकंड तो ये हो गए और 45 मिनट तो ये हो गए, 23 में से 10 घंटा 45 मिनट, तो 10 घंटा 45 मिनट तो यहां से यहां तक लगे और 7 घंटा 30 मिनट सुबह तक लगे। टोटल टाइम कितना हुआ? 10:45, 7:30, कितना हुआ? 5 4 3 7, तो 1 6, 17 और 1 18, 18 घंटे 15 मिनट। कोई ऑप्शन है? 18, अरे क्या बात है, पहला ही ऑप्शन लिखा है 18 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ये सवाल आज शाम को भी मैं कराने वाला हूं, डोंट वरी। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट जवाब था। तो चलो बढ़ते हैं आगे। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और देखते हैं जवाब। और सेशन को लाइक वाइक करते रहा करो भी, ऐसे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तेजी तेजी से लाइक भी करो। कक्षा 4 यानी 4A के 13 तथा कक्षा 4B के 15 विद्यार्थी लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। कक्षा 4A ने ये अंक प्राप्त किए, कक्षा 4B ने इतने अंक प्राप्त किए। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप क्या कंक्लूड करेंगे इससे? कि दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा, क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। कक्षा 4 का प्रदर्शन बेहतर रहा, क्योंकि 4A का औसत प्राप्तांक अधिक है। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा, क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हैं। या दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा, क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत एक सा है। पहले समझ लो सवाल क्या है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे अच्छे से। तो भाई किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बच्चों की संख्या अलग है, 13 बच्चे हैं सेक्शन ए में, 15 बच्चे सेक्शन बी में, तो अगर एक बच्चा टॉप कर गया और बाकी सब फेल हो गए तो बेकार क्लास रही। सभी बच्चे पास हो गए तो ज्यादा अच्छी क्लास रही। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम औसत के आधार पर कंक्लूड करते हैं। तो औसत क्या होगा? अगर मैं 4A का औसत निकालूं तो क्या करेंगे? आपने सबको जोड़ा, औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या, जोड़ दें। 14 6 20 10 30 5 35, 37 10 47 48 58 58 और 1 59 69 7 76 76 और 9 85 95 102 115 118 128 और 146, तो 146 इसका टोटल आया। 4B का भी देखें तो उसका भी 146 आया, तो दोनों का तो बराबर है। लेकिन इसमें 13 बच्चे थे, इसमें 15 बच्चे थे, तो औसत किसका ज्यादा आएगा? 4A का आएगा ना, क्योंकि भाई 146 में 13 का डिवाइड करोगे ये बड़ा देगा, 146 में 15 का डिवाइड करोगे छोटा देगा। तो इसका मतलब कि 4A का परफॉर्मेंस बेटर रहा, यानी कक्षा 4A का प्रदर्शन बेहतर रहा, क्योंकि 4A का औसत प्राप्तांक अधिक है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। एक और सवाल। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? इसको नहीं करना है तो बाद में देखेंगे। कितना भाग खाली है? ये क्वेश्चन दो मिक्स हो गए हैं भाई।
14 और 15 एक साथ ही लग गई हैं। तो देखते हैं कितना भाग खाली है। मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। देखो 11 मीटर की लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आपने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कितना हो गया? 990, 990। अब क्या हुआ? उसने बोला 6 मीटर तक पानी भरा गया है, तो 6 मीटर ऊंचाई होगी, तो 11 उसकी लंबाई, 10 चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई। अब वॉल्यूम कितना हुआ? आपने कहा 660, तो कितना खाली हो गया? आपने कहा 330। तो भी 330 भाग लीटर खाली है 990 में से, तो क्या करें? 1/3। राइट ऑप्शन इसका 1/3 होगा। ओके, चलिए एक और सवाल। रोहन कक्षा 3 का छात्र है। पेडागोगी भी शुरू करते हैं और देखते हैं पेडागोगी में कितनी आप महारत हासिल है। अध्यापक ने संख्या 67,893 को पढ़ने के लिए कहा। यदि रोहन ने सही उत्तर दिया तो इस संख्या को कैसे पढ़ा? 6,07,893, 67,893, 6,893 या 67,893? किस तरह से वो पढ़ेगा? संख्या आपके सामने लिखी है और मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। रोहन ने एक संख्या आपके सामने लिखी, उसको पढ़ा, अगर उसने सही पढ़ा हो तो क्या जवाब मिलेगा? आपने कहा सर ABCD में देखेंगे, और यहां पर बी जवाब मिल रहा है, क्योंकि देखो 67,893 ये तो लिखा है 67,893। कितना आसान सवाल था। इसको बोलते संख्यांक। चलो आगे। कक्षा के में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को परिभाषित करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? ठीक है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? एक, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, या विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता करना। आयुष, ओके, धन्यवाद आयुष सूचना के लिए। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? और सब लोग कह रहे हैं कि डी इसका ऑप्शन होना चाहिए सही, और एकदम सही जवाब है, क्योंकि कंठस्थ करना तो एनसीएफ मना करता है, याद नहीं करना है। परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को देखो, परिभाषाओं के आधार पर चतुर्भुज की सभी समस्याओं को आप सॉल्व नहीं कर सकते। और विभिन्न परिभाषाओं को खोजने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, बच्चों को परिभाषा खोजने के लिए हम प्रेरित नहीं करते हैं, बच्चे को नया कंसेप्ट डेवलप करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। टीचर का उद्देश्य क्या है? कि वो परिभाषा तो खुद कर रही है, कि अगर बच्चे को दिखाया जाए कोई भी चित्र तो वो आसानी से पहचान ले। ये तो जैसे अगर मैं बोलूं, यहां आप बता सकते हैं कि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो आप कहेंगे सर ये अब जो है, अब भी ये समचतुर्भुज है, लेकिन मैं तो कहूंगा ये आयत वर्ग है, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो आकृति को घुमा देने पर बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता करना। कोई बात नहीं। तो ओके, आगे बढ़ें। एक और प्रश्न है फिर आपकी स्क्रीन पर। एक गणित के अध्यापक ने इकाई योजना को इस प्रकार परिभाषित किया। एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का द्वारा एक निश्चित समय अवधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है। अध्यापक के द्वारा परिभाषित की गई योजना किसका कथन है? देखते हैं जवाब किसका कथन है। हिंसन, प्रेस्टन, पॉटर या हिन्ना? तो आप कह रहे हैं हन्ना का है। बता दूं, हिन्ना व किबले ने एक परिभाषा दी थी, जो थी मूल्यांकन की, कि मूल्यांकन जो है वो सभी औपचारिक तरीकों को मानता है और बच्चों की जो वृद्धि है उसमें आंकड़ों का संकलन यानी प्रमाण पत्रों की सूची संकलित करता है। तो राइट ऑप्शन क्या? हेंसन का क्या है? लेसन प्लान है। हेंसन ने क्या बनाया था? लेसन प्लान। हेंसन को लेसन प्लान बनाया और उनको यूनिट प्लान का जनक भी कहा जाता है। लेकिन ये परिभाषा हेंसन साहब की नहीं है। दैट डेफिनेशन गिवन बाय प्रेस्टन। राइट ऑप्शन है प्रेस्टन। इट्स बी, नॉट ए। इसलिए परिभाषा आपने हिंसन पढ़ा है, इसलिए हिंसन का नहीं पूछा है। जैसे एक सवाल मैंने पूछा था आपसे कि भाई वाइगॉत्स्की सब जानते हैं, प्याजे को किसने अपोज किया? सबने कहा वाइगॉत्स्की ने, जबकि ब्रूनर ने किया था। ऐसे कई सारे सवाल हैं। ओके,
दैट इज प्रेस्टन। एक और सवाल, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रणाम सविता। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, या प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। Which of the following statement is true for mapping in mathematics? Mapping increases spatial thinking. Mapping encourages proportional interpretation. Mapping is not part of the mathematics curriculum. Mapping can be integrated with many mathematics topics. देखते हैं प्रतिचित्रण। मैं पहले समझो ये प्रतिचित्रण क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो प्रतिचित्रण की मैं बात कर रहा हूं, जो मैपिंग की बात कर रहा हूं, ये आखिर है क्या? ये भी तो बहुत जरूरी जानना है कि आखिरकार ये क्या है। तो इसको समझते हैं। मैं एक सामने प्रश्न लिखता हूं, मुझे उसका आंसर दीजिएगा। मैंने कहा 3, 5, 7, 9, इसको बताओ ये क्या है। 3, 5, 7, 9, इसके आगे वाला अंक बताओ। तो आप बोलेंगे सर इसके आगे तो 11 आ जाएगा। क्यों 11 आया? क्योंकि आपने पीछे वाले अंक को आगे वाले अंक से क्या किया, मैप किया। इसको मैप बोलते हैं कि कैसे रिलेट करता है। आपने कहा +2 को रिलेट करता है, तो हर एक अंक को आपने मैप किया, यही मैपिंग है। तो इससे क्या होता है, ये बच्चों को सत्य नहीं माना गया है। तो स्थानिक चिंतन गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये गलत है। क्योंकि मैथमेटिक्स पाठ्यक्रम का भाग क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्योरली मैथमेटिक्स पर काम करता है। नहीं, अभी 15 क्वेश्चन खत्म करा दिए हैं हमने इससे पहले कंटेंट के। जिन्होंने ये कंटेंट नहीं देखा है वो अगर आप यहां से वीडियो को देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से कंटेंट है, उसके बाद पैडागॉजी। ठीक है ना? आगे बढ़े। एक और सवाल, रामचंद्र प्राथमिक विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं। गृह कार्य की जांच के दौरान एक बच्चे की अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार लिखा पाते हैं, 3 + 5 + 8 = 15, 5 + 6 + 2 = 14। इससे ज्ञात होता है कि उसने गृह कार्य दूसरे बच्चे की अभ्यास पुस्तिका से किया है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे ने ऐसा गलती से लिखा है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे को संख्या लिखने का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे को जोड़ संबंधी ज्ञान नहीं है या बोध नहीं है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो रामचंद्र प्राथमिक विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं। गृह कार्य की जांच के दौरान एक बच्चे की अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार लिखा पाते हैं कि 3 + 5 + 8 = 15 है। ए कह रहे बच्चे ने चीटिंग किया होगा। ऐसा नहीं सोच लो कि बच्चे ने चीटिंग करके लिख दिया, जैसे दूसरी की कॉपी में लिखा था वैसे ही उसने इस पर आके लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल मना करता है टीचर भी, और सब लोग मना करते हैं, एनसीएफ मना करते हैं कि बच्चे को अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे की कॉपी से टीप नहीं मारनी चाहिए, है ना? टीप बोलते हैं उसको, टीप नहीं चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता। बच्चा गलती से गलती का कारण है, लेकिन बच्चे गलती से लिखेगा ऐसा नहीं, कोई रीजन जरूर होना चाहिए गलती का। बच्चे को संख्या लिखने का ज्ञान नहीं है, ऐसा गलत है, क्योंकि संख्या तो उसने लिखी है 15। तो जोड़ संबंधी, क्योंकि हम प्रश्न जोड़ने का था। 8, 5, 13 और 3, 16 होना चाहिए, उसने 15 लिखा। 6, 5, 11 तो 13 होना चाहिए, उसने 14 लिखा। लेकिन उसको जोड़ने संबंधी ज्ञान नहीं है। ये आप सब जान गए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट जवाब। एक और सवाल आपके सामने ये रहा। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं, संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं, वो कौन सी हैं? कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन, चाक्षुष समन्वय, कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। तो देखते हैं आपका जवाब इस सवाल के लिए क्या मिलता है। ए चाइल्ड एग्जिबिट डिफिकल्टी in differentiating between numbers, operation and signs. Tooth, horn of a claw, different coins. The implication is that specific barriers are affecting his learning. They are poor dynamic skills, reading and writing skills, weak lexical, visual, and audible and working memory, weak visual processing capacity like eye differentiation, spider organization and visual coordination.
और राइट ऑप्शन मिलने लगे हैं। मेरा ऑप्शन को पढ़ने से पहले आप लोगों ने आंसर दिए हैं और सोच लिया होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? ये बच्चा देखो कैसे, वो दो संख्याओं में यानी क्या लिखा है, ये 6 9 लिखा है कि 9 6 लिखा है, इनमें अंतर स्थापित नहीं कर पाता। ये 2 7 लिखा है कि 7 2 लिखा है, इनमें अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। घड़ी के दो कांटों यानी घड़ी के दो निडल्स में ऐसे दो घड़ी हैं, वो ये नहीं पहचान पाता ये सही क्या लिखा है और ये क्या लिखा है। छोटी बड़ी सुई में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। समझने की कोशिश करना, जब बच्चा इस तरह से काम नहीं कर पाता, डोंट वरी, वो गलत लिखा है जहां पर लिखा है। अगर आपने डी पढ़ा है तो क्या करता है, बच्चे को सबसे पहले किस में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है। घड़ी के दो कांटों में अंतर कैसे करेगा, विजुअल करेगा। संख्याओं में अंतर कैसे करेगा, विजुअल करेगा। इनमें अगर वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, इट मींस प्रॉब्लम ऑफ विजुअलाइजेशन। तो इसको बोलते हैं वीक चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, यानी वीक विजुअल प्रोसेसिंग कैपेसिटी। उसकी जो कैपेसिटी विजुअलाइज करने की वो कम है। उसमें क्या आता है, चाक्षुष विभेदीकरण, यानी विजुअल डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, जैसे दोनों के अंतर वो देख नहीं पाता। स्थानिक संगठन, यानी वो क्या करना, वो स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाता। और वह चाक्षुष समन्वय, उनको विजुअल कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते कि किसका मतलब क्या है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। ये शब्द भंडार का मतलब गलत है। शब्द भंडार का मतलब कहां से आया, अगर वो दो चीजों में अंतर स्थापित करता तो शब्द भंडार तो तब आता जब प्रश्न लिखित भाषा में हो, है ना। इसलिए राइट ऑप्शन 3 है, 4 गलत जवाब है इसका। एकदम सही सवाल है ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 20। एक और सवाल, कुणाल गणित के शिक्षक हैं। वह एक प्राथमिक स्कूल में गणित पढ़ाते हैं। उनकी कक्षा में कई छात्र मंदबुद्धि वाले हैं। वह मंदबुद्धि छात्रों को सभी छात्रों के समान स्तर पर लाना चाहते हैं। उनके अनुसार मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा कौन सी है। किसने कहा, आज आज वॉन हेले का क्वेश्चन पेपर में आया था। सीटेट पेपर 1 जो हुआ है, जो लगातार चल रहेंगे अब चल रहे हैं, उसमें वॉन हेले से सवाल आया है, फर्स्ट मीटिंग में ही आ गया। तो डोंट वरी, वॉन हेले ऐसा नहीं होगा नहीं पूछा जाएगा उसमें से, तो पढ़ते रहे। और ये जो प्रॉब्लम थी वॉन हेले की प्रॉब्लम थी। विश्लेषणात्मक परीक्षण यानी एनालिटिकल टेस्ट, मंदबुद्धि परीक्षण यानी ब्रेन टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, या सृजनात्मक परीक्षण क्रिएटिविटी टेस्ट। तो देखो, ये शायद आपको पता है और मैंने बहुत अच्छे से शायद समझाने का इसको प्रयास भी किया है कि जब भी आप बात करते हैं कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कमी है, समस्या है और वो सब समझ नहीं पा रहा है, तो किसी भी बालक के समस्या, समस्या का क्षेत्र, समस्या का स्तर, समस्या की कठिनाई का लेवल को जानना, ढूंढना, पहचानना, स्वरूप निर्धारण करना। अगर बच्चा पता करना, अगर ये शब्द दिए हैं तो उसका मतलब क्या है, ये सब क्या है, ये सब डायग्नोस है, यानी ये सब निदानात्मक परीक्षण के पार्ट हैं। अगर वो बोले कि समस्या को दूर करना, समस्या का हल करना, इन सबको करें, तो इस सबको क्या बोलते हैं, वो रेमेडियल टीचिंग में आते हैं, जिसको उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। तो अगर बच्चे का परीक्षण कराना चाहते हो कि आप उसको सुधार कैसे लाओगे, तो सबसे पहले उनकी कमी के क्षेत्र को जानोगे, वो कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं, किस चीज में उनको प्रॉब्लम है, उसको ढूंढोगे। और उसी को ढूंढना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। उसको ढूंढने के बाद उसको दूर करने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग का सहारा लेते हैं। राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। एक और, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। एट प्राइमरी लेवल, एट प्राइमरी स्टेज, व्हाट इज एम्बेडेड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक की स्थिति, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमी को पहचानना। तो देखते हैं आपका जवाब, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर्निहित है। बिल्कुल रेखा, क्या इसमें ऑप्शन आना चाहिए, प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर रचनात्मक मूल्यांकन में, नहीं जो आप रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या करते हैं, एफए में, तो एफए में हम ज्यादा रखना, जब भी रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसका वर्क होता है क्या, उसका वर्क होता है फीडबैक देना।
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क जो एफए का होता है वो फीडबैक देना होता है। नहीं, बच्चे को पता लग जाए कि उसने कहाँ कमी की, शिक्षक को पता लग जाता है कि बच्चा अगर उस क्षेत्र में कमजोर है तो उसमें पढ़ाई में कहाँ कमी रही, इन या हमने कौन कौन सी इनकंसिस्टेंसी लगाई जिससे कि सवाल आया और बच्चा नहीं कर पाया। तो इन सब चीजों को जानना रचना दो मूल्यांकन का पार्ट है। तो अब तो आपको ऑप्शन पता लग गया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना ही इसका एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। और सभी लोगों ने बहुत सुंदरता के साथ इसका आंसर भी दिया है। दैट्स ग्रेट, नाइस आंसर यू हैव गिवन। ओके, बहुत बढ़िया, यू ऑलरेडी गिव द राइट आंसर। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रेखा गणित के किसी साध्य काल ज्ञात करने हेतु किसी प्रूफ के सॉल्यूशन को प्रूफ करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? विश्लेषण, निगमन, आगमन या संश्लेषण। Which method is often used to find the solution of a proof of a geometry? ज्योमेट्री में किसी चीज के प्रूफ को किस तरह से, कौन से मेथड से हम सिद्ध करते हैं? विश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि। तो शायद आप सब इन विधियों को जानते हैं। आगमन विधि का मतलब क्या होता है कि बच्चा इंडक्टिव काम करता है, यानी पहले उदाहरण पढ़ता है, एक नियम निकालता है, उदाहरण के आधार पर नियम की स्थापित करता है, सामान्यीकरण करता है। ये तो नहीं होगा क्योंकि आप प्रूफ कर रहे हैं। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि रेखा गणित में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली विधि विश्लेषण है, और जहां पर भी प्रूफ की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण विधि काम आती है। दैट इज दैट इज दैट इज एनालिसिस मेथड। बात समझ में आ गई? जब भी आप किसी गणित में प्रूफ को अपनाते हैं या किसी प्रूफ को करते हैं तो वहां पर हमेशा याद करिएगा, प्रूफ में हमेशा विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। याद रहेगा? तो याद क्या इसका स्टेटमेंट है कि प्रूफ साध्य को प्रूफ करना। तो किसी भी प्रूफ को करना, ज्योमेट्री का प्रूफ करना, रेखा गणित में कोई भी चीज को प्रूफ करना, किसी थ्योरम को प्रूफ करना, ये सब संश्लेषण विधि के अंतर्गत किए जाते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स में। क्लियर है? और निगमन विधि नियम से चलती है। राइट ऑप्शन था ए। ओके, एक और। दीपिका प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका हैं। दीपिका प्राथमिक विद्यालय में गणित की टीचर है, वह ज्यामिति पढ़ा रही हैं। उसने एक छात्रा साक्षी से निम्न प्रश्न हल करके उत्तर बताने के लिए कहा, दो कोणों की माप का योग ऋजु कोण की माप के बराबर है, इनमें एक न्यून कोण है, तो दूसरा कोण क्या होगा? यदि साक्षी ने सही उत्तर दिया हो तो निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों को। समझो सवाल। ऋजु कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, यानी एक कोण ऐसा है, ऐसा वाला सीधा, ये 180 डिग्री का एंगल है। उसने बोला इसमें दो कोण है, अगर एक ऋजु कोण की माप 180 डिग्री है, इसमें एक कोण न्यून कोण है, फॉर एग्जांपल ये वाला कोण 60 डिग्री का हो गया, ये कितने का बनेगा? 120 डिग्री का। तो अगर ये न्यून कोण है, न्यून कोण मींस 90 से छोटा है, तो ये कोण तो 90 से बड़ा होगा ना। तो ये तो आप सब जानते हैं। क्या बात कर रहे हो आप, ये तो सब जानते हैं आप कि 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण और 90 से बड़ा और 180 से छोटा अधिक कोण कहलाता है। दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। बिल्कुल, अगर एक न्यून कोण बना दूसरा वाला तो अधिक कोण अपना बन जाएगा भाई। 180 मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि 180 डिग्री का कोण आपके सामने है, उसमें से एक न्यून कोण है 90 से छोटा है, तो दूसरा वाला 90 से बड़ा हो जाएगा, और 90 से बड़ा 180 से छोटा क्या होता है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। क्लियर है भैया? समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। एक और सवाल। बलदेव प्राथमिक स्कूल में गणित के अध्यापक हैं, उनके अनुसार गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान की प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है? एक, अभिरुचि विधि, प्रेरणा विधि, शिक्षण विधि, या इनमें से कोई नहीं। Baldev is a mathematics teacher in elementary school. According to him, to overcome the problem of teaching mathematics, it is necessary to generate interest in knowledge of the child. So which method is appropriate? That is interest method, that is motivational method, that is teaching method, and next one is none of these. तो टीचिंग मेथड, मुझे आकांक्षा ने काफी दिनों बाद आकांक्षा देखी है, टीचिंग मेथड होना चाहिए। तो यहाँ पर सी मिल रहा है, टीचिंग मेथड। सब लोग टीचिंग मेथड बता रहे हैं कि उसके प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए टीचिंग मेथड होना चाहिए। सी, लेकिन लेकिन अफसोस ये गलत जवाब है।
ये गलत जवाब है। आप बालक में रुचि उत्पन्न करने के लिए, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उसे मोटिवेट करेंगे। द राइट ऑप्शन इज बी, प्रेरणा विधि, दैट इज मोटिवेशनल मेथड। आप उसको मोटिवेशन विधि यानी मोटिवेट करेंगे बच्चे को। किसी बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसकी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको करने के लिए जो चीज आप यूज करोगे दैट इज मोटिवेशन। उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे उसमें, तब वो इंटरेस्ट लेगा, तभी तो शिक्षण विधि समझ में आएंगी। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2, प्रेरणा विधि यानी मोटिवेशनल थॉट्स, मोटिवेशनल वे आप यूज करेंगे उस बालक का इंटरेस्ट उस सवाल में क्रिएट करने के लिए। वन मोर क्वेश्चन, प्रेरणा देना। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? और ये बहु अनुशासनात्मक क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दी गई आकृति की दर्पण छवि का आरेख बनाइए। दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं? और किसी भी दी गई ज्यामिति आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दी गई आकृति का दर्पण, तो पहले आप समझो कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यानी बहु अनुशासनात्मक समस्याएं क्या होती हैं, तभी आप समझ पाएंगे। अब मैं गणित की बात कर रहा हूं, तो अगर गणित को पढ़ाते समय अब दूसरी ब्रांच की प्रॉब्लम्स को साथ में लेके चलते हैं, यानी एक साथ एक से अधिक विषयों को आप साथ लेकर चलते हैं, एक से अधिक विषयों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसी अप्रोच को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या आप कह सकते हैं बहु अनुशासनात्मक समस्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो नीचे से ज्यामिति आकृति में सममिति रेखा खींचना टोटली गणित का काम है। मैथमेटिक फिगर था, मैथमेटिक की आपने सममिति लाइन खींच दी, तो एक मैथमेटिक्स हुआ। आकृति में सममिति रेखा गिनना, ये भी मैथमेटिक्स हुआ। आकृति का चित्र बनाना, ये आर्ट हुआ। लेकिन भारत के झंडे का आरेख बनाओ, दैट इज आर्ट, ड्राइंग। उसके साथ अब उसमें सममिति रेखा गिनो, तो पहले आपको चित्र बनाना, ड्रॉ करना है, तो ड्राइंग आ गया। और ड्राइंग के साथ यानी आपको ड्राइंग जुड़ा प्लस मैथ जुड़ा, जब दोनों को जोड़ा गया तो कौन सी समस्या बनी? बहु अनुशासनात्मक। हाँ रेखा, सही सुना है आपने, है ना? तो क्या हुआ? दैट इज द राइट ऑप्शन। ये भारत के झंडे का आरेख बनाओ, उसमें सममिति रेखाओं को काउंट करो, दैट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? वेरी गुड। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व नहीं है। इनमें से पाठ्यक्रम में जो पढ़ते हो सिलेबस में अर्थमेटिक पढ़ते हो, आपके सीटेट के बच्चों के सिलेबस में है, तो इनमें से सीटेट पढ़ रहे हो, तो अगर मैं करिकुलम की बात करूं, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व नहीं माना गया है। मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, घरेलू कार्य हेतु, नौकरी पाने हेतु, ये व्यवहारिक उपयोग हेतु। तो ये आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं देना है। आपके अकॉर्डिंग तो सबसे पहले ये हम तो गणित पढ़ी नौकरी पाने के लिए रहे हैं, बस सीटेट में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सुपरटेंडेंट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सर जी हम तो पढ़ी नौकरी पाने के लिए रहे हैं, लेकिन एनसीएफ ऐसा नहीं मानता है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ ये गलत है। एनसीएफ कहता है कि जब बच्चे को पाठ्यक्रम में अंकगणित रखा है, स्पेशली प्राइमरी लेवल पर और अपर प्राइमरी लेवल पर, तो वो आपको नौकरी नहीं दिला सकता। वो नौकरी पाने के पर्पज से नहीं होता है, वो आपकी तार्किक क्षमताओं को बढ़ाने के पर्पज से होता है। जबकि अगर आप व्यवसाय करते हैं या कोई मजदूरी करते हैं, उसमें यानी कोई रिक्शा चालक है, ये काम करते हैं, वहां पर आपको गणित की जरूरत पड़ती है। घरेलू कार्य है तो आप घर में कोई भी चीज यूज करते हैं, बजट बनाते हैं, सामान लाते हैं किलोग्राम मिलीग्राम सेंटीग्राम में, और व्यवहारिक उपयोग बिहेवियरल यानी अप्लाइड यूज आप करते हैं। लेकिन नौकरी पाने हेतु गणित का प्रयोग नहीं किया जाता एट प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। ठीक है, एक और सवाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्त परिचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, या विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल, कार्यपत्रक, वर्कशीट देना। इनमें से क्या जवाब मिलेगा? आप सब जानते होंगे कि सर इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा ऑप्शन लिखा है, वही सही होगा। और एकदम सही बात है कि चिंतन और तर्कणा का तरीका शामिल होता है। तो बालक चिंतन कैसे करता है? वो एक्सप्लोरेटरी अप्रोच को यूज करता है, एक्सप्लोरेटरी अप्रोच यूज करेगा। वो
मैनिपुलेशंस का यूज करेगा, वो संकल्पने कॉन्सेप्ट को समझेगा और कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ से जोड़ेगा और अपने आप को डिबेट्स और डिस्कशन में शामिल करेगा, तो उसका चिंतन और तर्कना दोनों बढ़ेगी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और 29, वास्तविक संख्याओं के संबंध में गणित की अध्यापिका सुमित्रा देवी का कथन इस प्रकार हो सकता है, वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं केवल सम संख्याएं होती हैं और वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इन रिलेशन टू रियल नंबर्स, सुमित्रा देवी द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स कैन से एज real numbers are irrational, real numbers are rational and irrational numbers, real numbers are only even numbers and real numbers are irrational number। तो देखते हैं, देखो वास्तविक संख्या, ये मैंने आपको शायद बताया है कि जो संख्याएं हैं वो दो पार्ट में टूटती हैं, एक होती है वास्तविक यानी रियल, एक होती है काल्पनिक। और वास्तविक संख्याओं में फिर दो पार्ट टूटते हैं, कौन कौन से, एक अपरिमेय और एक परिमेय, है ना। तो यानी वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय भी हो सकती हैं अपरिमेय भी हो सकती हैं, है ना। तो रियल नंबर जो होते हैं वो दोनों होते हैं, परिमेय भी और अपरिमेय भी। लेकिन जो काल्पनिक संख्याएं आयोटा वाले नंबर्स हैं वो रियल नंबर नहीं हो सकते, इसलिए वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी, क्योंकि 22/7 भी एक वास्तविक संख्या है और पाई भी एक क्या है, वास्तविक रियल नंबर है, दोनों होती हैं। एकदम सही जवाब है, रियल नंबर्स आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। राइट ऑप्शन है 29 का। तो एक और सवाल, अब 29 सवाल, 30वां सवाल शायद बीच में दो मिक्स हो गए थे इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो ये आज के सवाल आपको कैसे लगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत ही खूबसूरती से समझ में आए होंगे और आपने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी समय, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। नमस्कार।